सो गाइज यहीं से स्टार्ट करते हैं हमारी फिज़िक्स की प्रेपरेशन। फिज़िक्स में या अच्छी फिज़िक्स को पढ़ने के लिए हमें मैथ्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपनी क्लासेस में काफ़ी बार इस बात को बोला है कि फिज़िक्स इज व्हाट इज़ फिज़िक्स। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ठीक है, तो फिज़िक्स इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। सो if we talk about the physics only, so what I can say, physics is understanding of our nature, understanding of our nature, right? So here we are not going to do anything like this कि हम कुछ नया कुछ बना रहे हैं, नहीं। फिजिक्स में हम जो हमारे नेचर में फिनोमिनन हो रहे हैं ऑलरेडी, उनको समझने की कोशिश करते हैं, राइट? एंड what is mathematics for the physics? So what I can say, mathematics is the language of physics. So the thing is this कि अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो अच्छे से फिजिक्स को समझने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए, यानी आपको उसकी लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए, यानी कि आपको उसकी मैथमेटिक्स पे कमांड होना चाहिए। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी होगी तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। और आप जानते ही हैं कि फिजिक्स में हमारे बेसिकली न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट? जब हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें न्यूमेरिकल्स में मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपकी मैथ्स जितनी अच्छी होगी उतना बेटर है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ तो ऑब्वियस ही बात है, मैं चाहता हूँ कि आपके मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं, या फिर जितने मुझे फिजिक्स में रिक्वायर्ड हैं उतने कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ। ऑल दो जो भी कॉन्सेप्ट आते जाएंगे नए, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करता ही जाऊँगा, लेकिन स्टिल फिर भी एक बेसिक आपका फाउंडेशन क्रिएट हो जाना चाहिए। इसलिए हमारा जो पहला यूनिट आता है दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। सो हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, और बेसिक मैथ्स में जो सबसे पहले आता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये काफ़ी काम में आती है। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ आती है कि भाई ये एंगल क्या होता है। सो आर फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज एंगल, राइट? तो एंगल इज बेसिकली जैसे आपने पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लासेस में कि इफ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ओके, देन दिस लाइन इज नॉन एज द रे, ओके। और मैं यहाँ पर एक और लाइन क्रिएट कर दूं लाइक दिस, देन दिस इज ऑल्सो अ रे। अब इन दोनों रे के बीच में, यानी यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। और इसको जब मेजर करते हैं तो हमने इसको नाम दिया एंगल। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से कि एंगल इज द मेजर ऑफ टू रेज, राइट? और यहाँ ये जो रेज आप देख रहे हैं, ये दोनों रेज इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इन दोनों रे का ओरिजिन ये है। इस ओरिजिन को हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉन एज द वर्टेक्स, और इस आर्म को हम लोग इनिशियल आर्म बोलते हैं। सो दिस इज बेसिकली इनिशियल आर्म, दिस वन इज द टर्मिनल आर्म। इस जैसे कि हमने बोला कि एंगल इज द मेजर ऑफ quantity between initial arm and the terminal arm. The question is how we are going to define the angle, ठीक है।
तो इसको डिफाइन करने के लिए एक बात तो बताता हूँ आपको मैं यहाँ पर लाइक आई एम गोइंग टू राइट एवरीथिंग। आपको अपने नोट्स अपनी कॉपी में क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो नोट्स आप अपनी कॉपी में क्रिएट करते जाना, मैं हर चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करता चलूँगा। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, amount of revolution that makes by a revolving line, ठीक है, from इनिशियल पॉइंट। इस इनिशियल पॉइंट को हमने ओरिजिन भी बोल सकते हैं, इज नॉन एज एंगल। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट is made by a revolving line. Now, what is the meaning of revolving line? Let's say I have drawn a line over here, and this line is revolving, let's say, like this. It is revolving like this, right? Now, this line is revolving like this, as you can see. Then so what I can say, this is a revolving line, okay? So this is angle. So it is angle. So the amount of revolution. So this line was initially at this place, then this is revolved and reached to this place, right? So this revolution is basically the angle जो इसने रिवॉल्व किया है। सो दिस इज द एंगल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में हर चीज को हम सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट वुड बी द सिंबल ऑफ एंगल? एंगल का सिंबल क्या हो सकता है? तो आप देखेंगे जब आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन थीटा ही सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे आगे जाके हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, डेल्टा, इन सब से भी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो इसका पॉपुलर सिंबल है, दैट पॉपुलर सिंबल इज थीटा, राइट। तो चलिए इसका हल्का सा रिवीजन हम ले लेते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, दैट अ रे इज गोइंग टू मेक। पॉपुलरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एंगल थीटा। बाकी हम चाहें तो इसको अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, डेल्टा, और भी बहुत सारे सिंबल ले सकते हैं, ए बी सी डी, इनसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर जस्ट सिंबल। पॉपुलर सिंबल वन इज द थीटा। नाउ क्या हमें एंगल को मेजर करते वक्त, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में भी कोई रूल एग्जिस्ट करता है? सो द आंसर इज यस, ठीक है, कि एंगल को जब हम लोग मेजर करते हैं तो एंगल को मेजर करते वक्त हमें पॉजिटिव नेगेटिव को भी ध्यान देना होता है। क्योंकि आप देखेंगे जैसे कुछ एंगल बन जाएंगे +40 डिग्री, कोई एंगल होगा -80 डिग्री। तो क्वेश्चन ही आता है कि ये +40 डिग्री एंगल क्यों लिखा, माइनस कैसे लिख दिया, ठीक है। तो क्या इसके लिए कोई रूल है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये आपकी एक रे है, ठीक है, ये आपकी कोई दूसरी रे है, ओके, और इन दोनों के बीच में ये बना इनका एंगल, राइट, ये इनका एंगल हो गया। लेट्स सपोज दिस इज 30 डिग्री, ओके। तो आप देखेंगे कि यहां से हम मेजर करते हैं तो ये 30 डिग्री है,
लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो दिस इज व्हाट, दिस इज 330 डिग्री। तो भाई 30 डिग्री सही है या फिर 330 डिग्री सही है, दोनों में से कौन सी चीज सही है? 30 डिग्री लिखना एंगल को सही है या 330 डिग्री लिखना सही है? क्या इस तो यहां आता है इसके ऊपर रूल। तो वो रूल क्या है? तो गाइस रूल यह है कि अगर आप किसी एंगल को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बेस लाइन हुई और किसी एंगल को आप ऐसे मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस वुड बी टेकन एज पॉजिटिव। लेकिन अगर आप एंगल को ऐसे मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। सो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द रूल? द रूल इज कि इफ एंगल इज मेजर्ड क्लॉकवाइज, ठीक है, if angle is measured clockwise, then it is negative, ठीक है, and if angle is measured anti-clockwise, then it would be positive. So आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर मैं इसको यहां से ऐसे मेजर कर रहा हूं, यानी कि मैं मेजर कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे बोलना होगा कि ये +30 डिग्री है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से मेजर कर रहा हूं कि यहां से इस ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं गया कैसे? क्लॉकवाइज। तो मैं इसको क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं तो उस केस में मुझे लेना पड़ेगा -330 डिग्री। तो दोनों ही सही है, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है। आप इसको 30 डिग्री भी बोल सकते हैं और आप इसको 330 डिग्री भी बोल सकते हैं। आप लेकिन अगर कोई मुझे बोलता है, जैसे सपोज किसी ने मुझे बोला कि सर द एंगल इज 70 डिग्री, तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? तो अगर कहीं पर भी मैं लिखा हुआ देखता हूं कि द एंगल इज 70 डिग्री, तो पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि अगर 70 डिग्री एंगल है तो 70 डिग्री एंगल होने का मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस से, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया और जो एंगल होगा वो ऐसे होगा, इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है, 70 डिग्री। और कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि +110 डिग्री, तो मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा यहाँ से +110 डिग्री मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, एंगल क्या होता है और कैसे हम लोग इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि एंगल को हमने देख लिया, एंगल क्या होता है, एंगल का सिंबल क्या होता है। अब बात आती है एंगल की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो एंगल की यूनिट होती है वो आपने देखा होगा काफ़ी बार छोटी क्लासेस में सुना होगा, डिग्री, ठीक है। डिग्री को हम लोग ऐसे कोई भी एंगल लिख के उसके ऊपर इस टाइप से सिंबल बना देते हैं, ठीक है। और 1 डिग्री जो होता है आपका, 1 डिग्री वो इक्वल्स होता है 60 मिनट के। दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट। और ये जो 1 मिनट होता है इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं 60 पार्ट में, एंड दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो ये जो डबल यहाँ पर हमने कॉलन बनाए हैं, दे आर बेसिकली फॉर सेकेंड, ओके। सो यूनिट ऑफ द एंगल इज डिग्री। लेकिन ये जो यूनिट है डिग्री, ये कन्वेंशनल यूनिट है। कन्वेंशनल यूनिट होने का मतलब क्या हुआ? जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर कन्वेंशनल यूनिट। जब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है, एसआई यूनिट,
तो वो SI यूनिट होती है इसकी रेडियन। तो एंगल का SI यूनिट रेडियन है। यहाँ पर मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को देखा है, ठीक है, और काफ़ी टीचर्स को भी देखा है, एंड समटाइम मैंने भी ये मिस्टेक करी है, ठीक है, कि कोई लेंदी प्रॉब्लम है IIT JEE की या नीट की कोई प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है, सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, लगे हुए हैं, ठीक है। और हमने मिस्टेक क्या करी है कि हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त एंगल को डिग्री में डाल दिया है, जबकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमको एंगल को रेडियन में डालना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी फॉर्मूला बना देता हूँ कि मैंने बोला कि कोई भी अननोन थिंग है x जिसका वैल्यू है f, ठीक है, जहाँ पे f फोर्स है, d आपका डिस्प्लेसमेंट है, इनटू थीटा। अब आप जानते हैं जब न्यूमेरिकल की हम लोग आंसर देते हैं तो हमें फोर्स को पुट करना होगा न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को पुट करना होगा मीटर में, और एंगल को पुट करना होगा रेडियन में, ठीक है। और ये मिस्टेक कोई भी कर सकता है, इंटेलिजेंट बच्चा, मैंने भी की है, मैंने इवन टीचर्स को करते हुए देखी है कि वो न्यूमेरिकल में सब कुछ सही कर रहे होते हैं बट एंगल को जो है वो रेडियन में नहीं डालते हैं, और आप इसमें बहुत ब्लंडर हो जाता है। कैसे ब्लंडर हो जाता है कि 180 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है पाई रेडियन के, और पाई रेडियन के इक्वल होने का मतलब पाई का वैल्यू 3.14। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप खुद सोचो कि कोई वैल्यू निकल के आ रही है और उसको आप एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हो 3.14 से और एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हो 180 से, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ कितना डिफरेंस आने वाला है। तो ये वाली चीज़ है, ये तो आपकी टोटली रॉन्ग हो जाएगी ना, क्योंकि आपने कहाँ 3.14 और कहाँ आपने जो है वो 180 पुट कर दिया, राइट। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, तो इस बात को आप लिख लीजिए कि वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ठीक, इस चीज़ को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट कि whenever we put value of angle in numerical, then it should be in radian, it should be in radian only, और किसी में नहीं होनी चाहिए। तो जब बात चल रही है रेडियन की, तो रेडियन को हम फर्दर डिफाइन कैसे करते हैं इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओके, और इस सर्कल में यहाँ पर लेट्स सपोज कि कोई आपकी इनिशियल लाइन है, ठीक है, और ये इनिशियल लाइन यहाँ से रिवॉल्व होके, ये इनिशियल लाइन जो है आपकी वो यहाँ से रिवॉल्व हो रही है, ये रिवॉल्व होके यहाँ आ गई। जब रिवॉल्व होके यहाँ पर आई तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगल, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि ये हो गया आपके पास में एंगल, ओके। जब ये एंगल हो गया तो इस लेंथ को आप नाम देते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, तो इसको बोलते हैं आप आर्क, ओके। और आप ये भी जानते हैं कि सर्कल में ये होता है रेडियस। तो एंगल को हम डिफाइन करते हैं कैसे, कि जो एंगल होता है दैट एंगल इज इक्वल्स टू द आर्क अपॉन रेडियस, इनके रेशियो के इक्वल होता है। आर्क को अगर हम लोग S से लिख दें, रेडियस को R से लिख दें, तो एंगल इज इक्वल्स टू S अपॉन R। जब आप इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज बेसिकली
रेडियन। यानी कि कोई भी एंगल जब रेडियन में बात करते हैं तो रेडियन में बात करते वक्त आपने एक सर्कल लिया, क्योंकि सर्कल का पार्ट ही होगा, तो जो सर्कल का पार्ट है दैट इज आर्क, उसको रेडियस से डिवाइड करते हैं, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है, जो नंबर निकल के आता है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं रेडियन। अब बात आती है कि रेडियन में और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। इनके रिलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके, कि इनमें रिलेशन क्या होता है। सो व्हाट आई कैन से कि हमने यहाँ पर कोई एक सर्कल लिया, ओके, ऐसे कोई सर्कल लिया, ये हमारा वर्टेक्स हो गया या ओरिजिन हो गया, और अगर मैं इसके चारों तरफ घूम जाऊं, ठीक है, यानी कि मैंने एक लाइन बनाई और इस लाइन को इसके चारों तरफ घुमाया और यहीं पर लेके आ गया, ओके, क्या किया मैंने, यहाँ पर एक लाइन ली और इस लाइन को चारों तरफ घुमाया और मैं यहीं पर लेके आ गया, तो इस केस में इसने जो कंप्लीट यहाँ पर एंगल ट्रेवल किया है, ठीक है, अगर उसको रेडियन में न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ध्यान रखिएगा, दिस फॉर्मूला इज व्हाट डॉक्टर फॉर यू, इसको आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं यहाँ इसका रेडियस आर लेता हूं तो एंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ मैंने डिनोमीटर में तो आर पुट कर दिया, और यहाँ से कोई चलना स्टार्ट करेगा और अल्टीमेटली वो यहीं पर पहुंचेगा, तो जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 2πr। तो यहाँ पर आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो टोटल एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आया दिस इज 2π रेडियन, ठीक है, और ये आपके पास में 360 डिग्री के इक्वल होता है। सो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2π रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इस वजह से हमारा जो पाई रेडियन होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको ये याद होना चाहिए रेडियन और डिग्री में रिलेशन, कि इनमें क्या रिलेशन होगा, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू दिस। आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ से अगर 1 रेडियन को डिफाइन करें तो 1 रेडियन आपके पास में बन जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, ये आ जाएगा। या फिर यहाँ से आप 1 डिग्री को डिफाइन करेंगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन, ओके। मेरा सजेशन है कि आप इसी को ध्यान रखें कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा। फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर लें, राइट, यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं। आपको लेक्चर्स में सीरीज में दूंगा, यानी लेक्चर 1 2 3। तो ये लेक्चर 1 था हमारा बेसिक मैथ्स का।